तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर या अप्रोच टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर। क्या क्या अप्रोचेस हैं जो क्रिस्टल फील्ड मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मदद करेगा। सबसे पहला टॉपिक है जो स्पिन ऑनली फार्मूला के नाम से जाना जाता है। स्पिन ऑनली फार्मूला इज बेस्ड ऑन बेसिकली स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है? तो पहला जो टॉपिक है हमारा स्पिन ऑनली फार्मूला, वो है बेस्ड स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग आपको पता है तो आप स्पिन ऑनली फार्मूला के बेस पर आप क्या निकाल सकते हैं, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर स्पिन ऑनली फार्मूला में म्यू एस की वैल्यू जो है, स्पिनिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो जीरो आती है तो वो आपका डायमैग्नेटिक कहलाता है। और यदि वहां से अब उसका मान वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होते जाता है तो आप समझ लेना वो सभी के सभी जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उसके लिए जहां पर कैपिटल एस जो दिया होगा वो स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास स्पिनिंग में है तो आप उसकी वैल्यू जो है कुछ इस प्रकार से रखते हैं, जो आप डेटा देखेंगे उसमें ए के स्पिनिंग के लिए आप प्लस हाफ लिखते हैं, दो के लिए आप प्लस माइनस हाफ लिखते हैं। इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है प्लस हाफ और माइनस हाफ। लेकिन बेसिकली एस इज इक्वल टू हम एन बाई टू लेते हैं। एन का मतलब जहां पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन एस इक्वल टू आप पुट करेंगे तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा। म्यू एस इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट n into n plus 2 which where the n is equal to number of unpaired electrons, so that is the spin only फार्मूला। ये आपका स्पिन ऑनली फार्मूला है, स्पिन पर बेस्ड फार्मूला। दूसरा, इस पर आधारित एक आध एग्जांपल अगर आप देखना चाहें कि स्पिनिंग की वैल्यू किस प्रकार से हम निकालते हैं, तो आपको पता है कि दो प्रकार के वैल्यू होते हैं स्पिनिंग के लिए। एक तो होता है प्लस हाफ और दूसरा होता है माइनस हाफ। बेसिकली आप ये जानते हैं कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो आपको पता होगा कि दोनों के लिए प्लस हाफ होगा। तो टोटल जो आपका रिजल्टेंट एस है, जो हम वैल्यू निकालने वाले हैं रिजल्टेंट एस, वो आपका आएगा 1, जो हमने भी फार्मूला में जो आपको इंडिकेट करके दिखाया हुआ था। म्यू एस के मान दोनों के लिए +1 और +1 था, जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थे। अगर दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज है और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेम वैसे ही डी में भी एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए प्लस हाफ और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके लिए माइनस हाफ। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्पिन ऑनली फार्मूला के बेस पर इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अदर वन टॉपिक, एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग के दो तीन नाम हैं। एलएस कपलिंग को रसल साउंडर्स नामक दो साइंटिस्ट ने इंडिकेट दिया था, इसलिए इसे रसल साउंडर्स कपलिंग भी कहते हैं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। एल का मतलब होगा resultant are total angular orbital quantum number and s is referred to the resultant are total spin quantum number। l और s दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है यूज करने वाला। एक क्वांटम नंबर को शो करता है एंगुलर के लिए, जिसको आप कई बार ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और दूसरा s जो है वो स्पिनिंग को शो करता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर के नाम से जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि जब आपको एलएस कपलिंग करवाना होता है तो आपको बताना होता है कि दोनों में ही एल और एस दोनों में ही मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है। जस्ट मिनट ना, एक मिनट। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। हमारे एलएस कपलिंग में दो चीजें हैं, एक है एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, दूसरा है स्पिन क्वांटम नंबर। तो दोनों के दोनों जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं। जब आप इसकी कपलिंग कराते हैं, कपलिंग का मतलब ये होता है कि जब एल जो है, जो आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, उसके मैग्नेटिक जो एक्सप्रेशन होता है, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, वो स्पिनिंग के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्या करता है, कपल्ड करता है। कपल्ड का मतलब है इंटरैक्ट करता है। उसके साथ जब इंटरैक्ट करता है तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, जिसको हम लोग जे से इंडिकेट करते हैं, जे मींस टोटल क्वांटम नंबर, तो ये कहलाता है आपका कपलिंग। एल एस कपलिंग कहलाता है। एल एस कपलिंग जो होता है वो एक ही पर्टिकुलर एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को इंडिकेट करते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में उसके इलेक्ट्रॉन के मोमेंट जब बदलते हैं ऑर्बिटल में या स्पिनिंग में, तो उसके मैग्नेटिक मोमेंट किस तरह से चेंज होते हैं, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट आपके लिए सबसे सक्सेसिबल रहेगा, जिसे आप अलाउ करेंगे, जिसे आप यूज करेंगे। तो एल और एस में होने वाला जो वेक्टोरियल कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ज्यादातर
जो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम लोग एलएस कपलिंग का वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पिन को इंडिकेट करता है, दूसरे ऑर्बिटल को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी कहते हैं। और तीसरा इसमें रसल सॉन्डर्स का इंटरेक्ट वो है, इन्वॉल्वमेंट है, या ये कह सकते हैं कि इन्होंने दिया, इसलिए इसका नाम जो है रसल साउंडर कपलिंग के नाम से जाना जाता है। तो होती किस प्रकार से कपलिंग और कैसे इसके कपलिंग वैल्यूज को टर्मिनोलॉजी के आधार पर इसको डिटरमाइन करेंगे, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। बेसिकली एलएस कपलिंग को स्कीम को डिटरमाइन करने के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल एंड एस सेपरेटली ऑफ अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनमें से एल और एस को सेपरेटली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है, अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। सपोज हमें दिया गया है 3p2, 3p2 मतलब थर्ड आपका जो ऑर्बिटल है उसमें से p जो सब शेल है p2, उसमें से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। सपोज हमने माना कि अभी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जिसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने के लिए हमें माना कि बीच वाला सेंटर वैल्यू 0, आगे तरफ का -1, पहले तरफ का +1, इस प्रकार से ये मान आता है। एस के 2 मान हो सकते हैं, प्लस आप माइनस आप के बेसिस पे आप निकालेंगे। और एल के पॉसिबिलिटीज जो होती हैं, यदि एल का मान 0 आएगा तो कैपिटल एस लिखना पड़ेगा, ये नया तरीका है ना, याद रखना। p का मान अगर p ऑर्बिटल है तो उसके लिए 1 आता है तो हम इसे कैपिटल P लिखते हैं। यहाँ पर नया 2 आएगा तो कैपिटल D लिखेंगे, 3 आएगा तो कैपिटल F लिखेंगे, 4 आएगा तो कैपिटल G लिखेंगे, और 5 आएगा तो कैपिटल H भी लिखते हैं। इस प्रकार से कैपिटल के रूप फॉर्म में लिखना होता है। दूसरा स्टेप नंबर 2, राइट डाउन द पॉसिबल टर्म्स ऑफ given electronic configuration with the help of L, it means Ml, and S, it means Ms, which exist may some or may not। मतलब ये है कि आपको जब इसमें जितनी संभावनाएं हैं इसके पॉसिबल टर्म निकालने के, वो सारे निकालने हैं। इसमें एक से अधिक टर्म निकल सकते हैं, एक से अधिक प्रकार की कपलिंग की जा सकती है। सबसे बेहतर कपलिंग किसमें होगी ये निकालने के लिए आपको सारे पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा। सपोज जब आप इसका एल का मान निकालेंगे तो बताएंगे, एल का मान निकालने का जो प्रोसीजर है वो बता देता हूं। कैपिटल एल का मान निकालने का प्रोसीजर ये है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस सब ऑर्बिटल में है उसमें उसका ऑर्बिटल नंबर मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 और 0 है। ये एक +1 का दिख रहा है और एक 0 का दिख रहा है, तो जो दोनों का वैल्यू होगा वो ऐड होता है। ऐड होने पर जो वैल्यू आएगा उसे हम रिफर करते हैं इस वैल्यू के साथ। यदि वो वैल्यू एल का 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल P आ जाएगा। अगर ये ऐड करने पे वैल्यू 0 आता तो S आता, और अगर ये वैल्यू ऐड करने पे 2 आता तो D आता। इस प्रकार से संभावनाएं होती है। 2 कब आ सकता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे, एक ही सेक्शन में होंगे, तो एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऐसे केसेस में +1 2 बार होगा, तो +1 2 बार होने पे ये 2 आएगा, और 2 होने पर इसकी वैल्यू D हो जाएगी। फिलहाल ये 1 है इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। L के लिए जो हमारा मान आया 1, जो रिफर करता है किसको, 2 को। अगला आता है आपका कैपिटल एस, आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल एस कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया था एस इज द रिजल्टेंट टोटल स्पिनिंग क्वांटम नंबर। दोनों के दोनों जो है क्लॉकवाइज है, तो पहले क्लॉकवाइज के लिए फर्स्ट हाफ, दूसरे के लिए फर्स्ट प्लस हाफ, दोनों को यूज करने पर कितना आएगा, 1। इट मींस एस का मान कितना है, 1। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी इट मींस 2s + 1 निकालना है। तो 2s + 1 निकालोगे तो s का मान रखेंगे 1, तो 1 रखने पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इस प्रकार से s का मान 1 आएगा और 2s + 1 का मान 3, l का मान 1 आया जो कि l रिफर करता है p को। अब अगला आता है पॉसिबल टर्म में एग्जिस्ट कौन सा करेगा। फाइनली ये निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है 2s + 1 lj। ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैंने लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार की टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इस टर्मिनोलॉजी का यूज करने के लिए आप इंडिकेट करेंगे, जैसे ये टर्मिनोलॉजी हमने यूज किया हुआ है फिलहाल 2s + 1 lj, जहां पर 2s + 1 को मैंने लिखा है मल्टीप्लिसिटी, j को लिखा है टोटल क्वांटम नंबर, और l को लिखा है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ये हमको एक्चुअल में निकालना है, ये तभी निकलेगा जब इसमें कपलिंग होती है। तो ये दो मान तो हम निकाल चुके हैं, l के मान और 2s + 1 के मान। फाइनली j का मान निकालना हमारा बाकी है। तो j का मतलब क्या है, j टोटल क्वांटम नंबर है जो कि डिपेंडेंट है l और s पर l और s पर किस प्रकार से डिपेंडेंट है ये देखने के लिए हम देखते हैं कि जब इसमें कपलिंग होती है तो कपलिंग होने पर L और S की जब कपलिंग होगी तो रिजल्टेंट दो प्रकार के आते हैं। पहला रिजल्टेंट वैल्यू L - S और दूसरा रिजल्टेंट वैल्यू होता है L + S। तो L - S मतलब L का जो मान आया 1 और S का जो मान आया 1, दोनों को रखने पर आया 1 - 1, इट मींस 0। और उसी मान को एक बार और रखोगे
तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब J का मान 0 से लेकर क्या है 2 तक का है, 0, 1 और 2 को। ये इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए, किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस के लिए उसकी एनर्जी लेवल, मतलब J का मान जितना बड़ा होगा उसकी एनर्जी लेवल उतनी हाई होती है। लेकिन लेने का कंडीशंस एक इंपॉर्टेंट ये है कि J का मान तभी कैलकुलेट किया जा सकता है जब L और S में क्या किया कर रहे हैं आप, कपलिंग कर रहे हैं, क्योंकि L और S दोनों का जब एक साथ यूज करेंगे तभी इसे क्या कहा जाता है, कपलिंग कहा जाता है। कपलिंग होने के बाद अब टर्म सिंबल निकालते हैं। 2s + 1 का मान निकाला जा चुका है, इसका मान है 3, आप निकाला है। एल का मान निकाले हैं आपने P, और J के 3 मान है, एक तो 0, एक तो 1 और दूसरा P है। 3 मान निकले, लेकिन ये तीनों पॉसिबल टर्म में से कौन सा एक्सेप्टेबल होगा ये बताने के लिए आपको बताना होता है कि यदि दिया गया ऑर्बिटल हाफ फील्ड से कम है, कितना था इसमें P में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब आधे से कम है, तो आधे से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो सबसे छोटी वैल्यू को क्या करते हैं, पॉसिबल टर्म की कैटेगरी में रखते हैं। इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल एलएस कपलिंग टर्म क्या हो जाएगा, टर्म सिंबल 3p0 हो जाएगा। एलएस कपलिंग टर्म सिंबल कह सकते हैं आप इसको, जिसको बाद में हम लोग ग्राउंड टर्म सिंबल के नाम से भी जानेंगे। ये कहलाएगा आपका टोटल एलएस कपलिंग। ठीक है, इसमें किसी कुछ डाउट है, आगे बढ़े? यस सर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पॉसिबल माइक्रोस्टोर। जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको इंडिकेट किया था कि P2 में ये हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और मैनी मोर संभावनाएं हैं, इससे ज्यादा लगभग 20-25 और संभावनाएं हैं, जिस पे आप अगर टर्म सिंबल निकालना शुरू करेंगे तो सबके लिए अलग अलग टर्म सिंबल निकलेगा। अभी तो मैंने केवल इसी का निकाला है, अगर आप और निकालना शुरू करेंगे तो इस पर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये सारे जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं। इन सभी पॉसिबिलिटीज को माइक्रोस्टेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। P2 का हमने केवल एक ही माइक्रोटर्म सिंबल देखा है, इसके अलावा इसमें ये सभी के सभी माइक्रो सिंबल दिखाए जा सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उस तीनों ऑर्बिटल में कहीं पर भी हो सकते हैं, इसलिए इस बात की चर्चा आगे और करेंगे जब हम लोग इंडिकेट करेंगे कि माइक्रोस्टेट्स क्या होंगे और माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। नेक्स्ट वन, अगला आता है कोरिलेशन ऑफ म्यू एस एंड म्यू इफेक्टिव वैल्यू। ये भी आपका उसी क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर के अंतर्गत आता है। म्यू एस का मतलब होगा स्पिनिंग का मैग्नेटिक मोमेंट, और दूसरा कहलाएगा आपके लिए म्यू इफेक्टिव, ये कहलाएगा आपके लिए प्रभावकारी या इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगा। इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट आफ्टर रिजल्टेंट एलएस कपलिंग के बाद कैलकुलेट की जाती है। तो अगर आप केवल और केवल म्यू एस निकालते हैं तो म्यू एस के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, वो ये होती है अंडर द रूट 4s इंटू एस प्लस 1। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा सभी कैटेगरीज के लिए जब आप कपलिंग करना शुरू करते हैं तो कपलिंग करने के दौरान जब आप लिखेंगे कि एल एस कपलिंग की जा रही है तो एल एस कपलिंग करते समय एल और एस दोनों के मान को लिखा जाना होता है। उस समय म्यू इफेक्टिव का मान इन दोनों के मानों पर डिपेंडेंट करेगा। लेकिन जब कपलिंग हो जाती है और एल और एस का जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो इंपॉर्टेंट होता है, ना कि एल और एस का इंडिविजुअल मान, तो उस समय एल और एस के इंडिविजुअल मान को निग्लेक्ट करते हुए उसकी जगह पे नया टर्म सिंबल यूज किया जाता है। वो टर्म सिंबल कहलाता है जे। ये जे कहलाएगा आपका टोटल एंगुलर क्वांटम मोमेंट नंबर आपका। ठीक है, क्वांटम नंबर है जे। इसका मतलब जब एल और एस पर आप डिपेंडेंट ना हो, या ये मान सकते हैं कि जे का मान बहुत बड़ा और उसके कंपैरिजन में एल और एस के मान बहुत छोटे हो, तब आप उसे इस फॉर्म में ना दिखाकर आप इसे इस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, तब उस समय उसे जे जे कपलिंग के नाम से जाना जाता है। और लास्ट आता है स्पिन ऑनली फार्मूला, जिसको मैंने आपको बताया था, जिस समय स्पिनिंग पर ही डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, उस समय ये म्यू इफेक्टिव जो है वो स्पिन ऑनली फार्मूला के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। नेदर वन, अगला आता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक आध बार सवाल में पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सेस में मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करने के लिए किसी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी प्रकार के हमने ऑर्बिटल्स पढ़े, इस ऑर्बिटल का कैसा होता है, तो हम ये पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा। आप जानते होंगे ऑर्बिटल मोमेंटम के लिए मोमेंट जनरेट करने के लिए उसे अपनी जगह से रोटेट करना होता है। जब तक वो रोटेट नहीं करेगा तब तक उसमें मोमेंट जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला आता है, ऑर्बिटल मोमेंटम इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन रिक्वायर्ड एंगल फॉर इक्विवेलेंट ऑर्बिटल चेंजेस। तो ऑर्बिटल चेंजेस में या कक्षक परिवर्तन के लिए आपको रिक्वायरमेंट होता है कि वो कितना एंगल लेके रोटेट हो रहा है। जैसे आप ये मान लीजिए कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि आपके पास जो ऑर्बिटल है वो dx² y² है, और अगर वो 45 डिग्री रोटेट होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, dxy में। आपको पता होगा dx² y² जो है वो अक्षों में पाया जाता है, और dxy कहाँ पाया जाता है,
अक्षों के बीच में, अक्ष और अक्षों के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस होता है? 45 डिग्री का। अगर वो रोटेट होकर, जैसे अभी ये फिलहाल अक्ष में है, ठीक है, और अगर ये रोटेट होता है कितना डिग्री? 45 डिग्री रोटेट होता है, तो क्या बन जाएगा? dxy बन जाएगा। तो dxy जब बनता है उस समय उसका ऑर्बिटल मोमेंटम कितना होगा? तो इस फॉर्मूला मान रखेंगे 90/45, ये रिक्वायर्ड है, तो 90/45 मतलब क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब ये है कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को dxy में जनरेट होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए जो ऑर्बिटल मोमेंटम की जरूरत है वो कितना है? 2 का है, ये आपको बताना होता है। इसी प्रकार के और कंडीशंस आते हैं बहुत सारे, जिसके अंतर्गत आप ये देखते हैं कि अलग-अलग ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस देखा जाता है कि ऑर्बिटल जब अपनी जगह से रोटेट होकर दूसरी जगह में ट्रांसफर हो, लेकिन 90 डिग्री पे आए, जैसे dxy को dyz में कन्वर्ट होने के लिए 90 डिग्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि dxy भी कहाँ पे होता है? अक्षों के बीच में होता है, और dyz भी कहाँ पे होता है? अक्षों के बीच में होता है। मतलब उसे dxy से yz बनने में 90 डिग्री क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है नॉन एक्सियल है। तो जब भी कोई नॉन एक्सियल में क्या होता है? रोटेट होना चाहेगा तो उसे 90 डिग्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। ऐसे केसेस में जब आप ये मान रखेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 90 जब ये कैंसिल होगा तो मान कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब एक्सियल का नॉन एक्सियल में कन्वर्ट होने के लिए 2 की रिक्वायरमेंट होती है, और एक्सियल का एक्सियल में या नॉन एक्सियल का नॉन एक्सियल में होने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होती है? 1 ऑर्बिटल मोमेंट की जरूरत पड़ती है। ये ऑर्बिटल मोमेंट इसके बेसिस पे निकालते हैं। ऑर्बिटल, अगर आपने ऑर्बिटल मोमेंट निकाल लिया, इसका मतलब एल का मान निकाल लिया। अगर एल का मान निकाल लिया तो उसके बेसिस पे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं क्या क्या। अब अगला आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डाटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस। एप्लीकेशन मतलब हम मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे या मैग्नेटिक मोमेंट के डाटा के बेस पे 3D कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं। सबसे पहले कहलाता है स्टीरियोकेमिस्ट्री स्ट्रक्चर। इसमें एग्जांपल लिया मैंने Ni2+ का। निकेल 2+ में दो प्रकार की कंडीशन है। अगर इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, उस समय इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मान आता है 2.8 बोर मैग्नेटॉन। उस समय इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि संकरण उस समय क्या होता है? sp3 होता है। लेकिन जब इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाएगा, और उस समय संकरण हो जाएगा dsp2। dsp2 के समय जब इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, इस समय इसका mm की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जब निकिल में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, उस समय इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। इसका मतलब उस समय उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। और जब वो sp3 स्ट्रक्चर, sp3 संकरण पाया जाएगा, उस समय उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। इसका मतलब ये कि यह स्टीरियो को भी एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्सेस जो है वो टेट्राहेड्रल शो करना चाह रहा है, उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड ज्यादा होंगे, इसका मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा तो उस समय वो टेट्राहेड्रल शो करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा तो स्क्वायर प्लेनर रहेगा। स्क्वायर प्लेनर ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस माना जाता है, इसी कारण, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का मान 0 पाया जाता है। देन अदर वन, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को पता करने के लिए आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉन मिलाकर कितना आएगा? 15 आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन में 8 होता है, नाइट्रोजन में 7 होता है। उसी प्रकार बाकी और स्पीसीज का आप पता लगा सकते हैं कि सभी के पास मैग्नेटिक मोमेंट का मान आएगा इसलिए क्योंकि सभी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वालों के पास मैग्नेटिक मोमेंट का मान जनरेट होता है। इसका मतलब पता चल जाएगा कि ऐसे सिस्टम है जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन ही एक मात्र ऐसा स्पीसीज है जो एयर में पाया जाता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मात्र ऑक्सीजन गैस है। तो आप डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि एयर में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, क्योंकि वही एक गैस है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बाकी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इन सभी में क्या नहीं पाया जाता? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अगला आता है स्ट्रक्चर ऑफ O2 H2। O2 और H2 दोनों के स्ट्रक्चर बहुत सेम रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं? सेम रहेंगे, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या माना जाता है? सेम माना जाता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक टाइट्रेशन करते हैं। मैग्नेटिक टाइट्रेशन करने के लिए जरूरत पड़ती है हमें हीमोग्लोबिन और केसीएन की। आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन है, या आप दिए गए जो कंपाउंड है उसमें कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन है, इसकी टाइट्रेशन की जाती है केसीएन से, क्योंकि केसीएन में से साइनाइड जो रहता है हीमोग्लोबिन के आयरन के साथ लगातार क्रिया करके FeCN6 बनाते जाता है। तो पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसी प्रकार टू डिटरमाइन द स्टेट्स, डिटर ऑक्सीजन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए भी किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट का उपयोग करते हैं। अगर आयरन का एग्जांपल लिया जाए तो अगर हायर मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मतलब उस समय उसका ऑक्सीजन स्टेट भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर लोअर ऑक्सीजन मैग्नेटिक मोमेंट का मान है तो उस समय उसका ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होता है? लोअर होता है। उसी प्रकार डिटर्मिनेशन ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ज्यादातर। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिया था। इनर स्फीयर जिसमें डी ऑर्बिटल अंदर का होता है, और आउटर स्फीयर इसका मतलब जिसमें डी ऑर्बिटल कहाँ होता है, बाहर का होता है। तो अंदर और बाहर के दोनों के इलेक्ट्रॉन्स में थे बीएम का वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ये आप देखेंगे। इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादातर जो वैल्यू होते हैं वो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का मान ज्यादा आएगा, ये लिख लीजिए। और आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में ज्यादातर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट का मान जो रहेगा वो क्या मिलेगा आपको, कम मिलेगा। आउटर स्फीयर में आपको ज्यादातर आयन के ज्यादा मिलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे। अगला आता है मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला बताया था मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का, अगर एन का मान 0 है तो बीएम का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। एन का मान अगर 1 आता है तो इस फॉर्मूला में आप मान रखिए 1, अंदर रूट क्या आएगा, 3 आएगा। अंदर 3 का मान होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 1.73 होता है। इसका मतलब 4 से थोड़ा कम। 4 अगर रूट 4 होता तो मान कितना आता, 2 आता। उसी प्रकार n इक्वल टू 2 होने पर इसका मान आ जाएगा रूट 8। 9 होता तो 3 आता, चूंकि 9 नहीं है इसलिए थोड़ा सा 3 से कम आएगा। n इक्वल टू 3 होने पे इसका मान होता है 15। अगर 16 होता तो 4 आता, 4 से थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा। अगर n इक्वल टू 4 रखते हैं तो मान आता है 24। अगर 25 होता तो 5 आता, इसलिए मान थोड़ा सा 5 से कम मिलेगा आपको। n इक्वल टू 5 होने पर ये वैल्यू 35 आ रहा है। अगर 36 होता तो इसका मान ऑलमोस्ट कितना आता, 6 आता। तो जो मान आएंगे वो नियरली उसी के पास वाले जो कंप्लीट वैल्यू होते हैं उसी के आसपास वैल्यू आते हैं। ये कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक और रूल्स है जो लास्ट में आता है, हुंस रूल, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। इसके बेसिस पे ही हमने एल एस का वैल्यू, इस प्रकार की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, इसको आप पीडीएफ से भी देख सकते हैं, मैंने भेजा हुआ है। कि जिसका मान इस मान में ज्यादा आएगा, जो पीछे आएगा वो मैक्सिमम एनर्जी वाला होता है, ज्यादा ऊर्जा वाले टर्म सिंबल माने जाते हैं। ये कहलाएगा आज के टॉपिक, और वो पहला चैप्टर जो है उसमें कंप्लीट हो जाता है। इसमें एनर्जी लेवल को दिया गया है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखने पे आपको पता चल जाएगा कि इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसमें इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है या इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। इसमें तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल 3p2 का है, और इसमें से 1s2 का एनर्जी लेवल ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो